मैं डॉक्टर शैलेश रुनावत डीएनएन की खास पेशकश सेहतनामा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सेहतनामा रखता है आप सेहत का विशेष ख्याल और हर हफ्ते लेके आता है एक विशेषज्ञ को जो आपको देता है अनोखी जानकारी, आपके स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां और रखता है आपके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल। आज हमारे बीच हैं प्रदेश के विख्यात प्लास्टिक सर्जन एवं बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर आनंद काले MCH। डॉक्टर आनंद, आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर आनंद से आज हम बातचीत करेंगे बर्न पर, बर्न इंजुरीज पर। यह नाम दिल में, दिमाग में आते ही एक दशा सी फैल जाती है, पर डॉक्टर काले पिछले 30 साल से प्लास्टिक सर्जरी के साथ साथ बर्न के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। डॉक्टर काले, मैं शुरुआत में जानना चाहूंगा ये बर्न इंजुरीज क्या होती हैं? इससे आप पिछले 30 साल से रोज टैकल कर रहे हैं। मैंने ऑब्जर्व किया कि जब हम लोग जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग में थे तब सबसे डिफिकल्ट पोस्टिंग हमारी होती थी बर्न वार्ड में, और बर्न वार्ड का सीन बहुत हॉरिफाइंग होता था। वहाँ पे 25 से 30 बर्न पेशेंट्स एडमिटेड होते थे और उनकी कंडीशन क्रिटिकल होती थी। उनको एक क्रेडल में रख दिया जाता था, उसके ऊपर कंबल उड़ा के, और उनको घाव खुले रख देते थे। फैसिलिटी नहीं थी उनके ड्रेसिंग्स की, और ज़्यादातर पेशेंट्स को हम बचा नहीं पाते थे। सो ये जो बर्न का जो एक इंजरी का ट्रीटमेंट था उसमें बहुत कमियां महसूस होती थी और इंसिडेंस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था। पिछले 2-3 दहाइयों से हमारे यहाँ 60 से 70 लाख पेशेंट्स को बर्न इंजरी होती है रजिस्टर्ड, जिनको हम रजिस्टर करते हैं। जिनको छोटी मोटी बर्न इंजरी होती है उनको तो गिना ही नहीं जाता, लेकिन ये 60 से 70 लाख बर्न जो होते हैं, जो एडमिट होते हैं, उनमें से 1.5 से 2 लाख पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। इसके अलावा 2.5 से 3 लाख पेशेंट्स को सीवियर डिफॉर्मिटीज होती हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी, और ये एक तरह से हाइब्रिड डिजीज होता है। ये मेडिको सर्जिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें मेडिकल इंटेंसिव केयर की भी जरूरत होती है और सर्जिकल इंटेंसिव केयर की भी जरूरत होती है। सो इट वाज अ चैलेंज, और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर मुझे प्लास्टिक सर्जिकल ट्रेनिंग करनी है तो उसका एक मेजर पार्ट बर्न इंजरी होना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। मतलब वाकई में इसको सुन के और हमें लगता है कि दशहत में जो आते हैं बर्न के नाम से वो सही चीज़ है, लेकिन मेडिकल साइंस बहुत बढ़ती जा रही है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा बर्न कितने प्रकार के होते हैं? पूछने का तात्पर्य यह होता है कि ड्राई बर्न, वेट बर्न, हम ये मान के चलें सूखा या एकदम गीली चीज़ों से होने वाला बर्न, क्रैकर बर्न, इंडस्ट्रियल बर्न, केमिकल बर्न, ये किस प्रकार के बर्न होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? बर्न को हम इंक्रिमिनेटिंग एजेंट, मतलब किस तरह से बर्न हुआ उस हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, और दूसरा क्लासिफिकेशन डेप्थ के हिसाब से होता है, और तीसरा क्लासिफिकेशन एक्सटेंट ऑफ बर्न के हिसाब से होता है। सो अगर इंक्रिमिनेटिंग एजेंट कोई लिक्विड है तो हम उसको स्कैल्ड्स बोलते हैं या फिर वेट बर्न बोलते हैं। तो सबसे कॉमन इंजरी होती है हॉट ऑयल से या हॉट वाटर, गर्म पानी, या फिर किसी भी तरह से कोई स्टीम अगर आपके ऊपर आ जाए, तो ये सब वेट बर्न का पार्ट होते हैं। अक्सर इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए ज़्यादातर सुपरफिशियल बर्न होते हैं। सो स्कैल्ड्स आर गुड इंजरीज। इलेक्ट्रिकल इंजरी हो गई, या फिर कोई कोरोसिव केमिकल गिर गया जिसकी वजह से केमिकल बर्न हो जाते हैं, या एसिड या एल्कली बर्न हो जाते हैं, ये अक्सर गहरे होते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। सो आप क्लासिफाई करने के लिए परसेंटेज के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। गहरे जल गए तो हम उसको डीप बर्न बोल देते हैं और सुपरफिशियल बर्न बोल देते हैं। सो अलग अलग तरह से हम बर्न्स को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन जो प्रोग्नोस्टिफाइंग फैक्टर होता है वो ये होता है कि डेप्थ और एक्सटेंट, इन दो के हिसाब से हम तय करते हैं कि इन पेशेंट्स में कौन से क्रिटिकल रहेंगे और कौन से ट्रीटेबल रहेंगे, जिनमें सैल्वेज अच्छे से हो सकता है। तो आपने एक मैसेज दिया, अच्छा, बहुत अच्छा, कि अगर 2 बुरे में से एक हमको किसी को होती भी इंजरी तो उसमें वेट बर्न जो होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है इलाज के हिसाब से और प्रोग्नोसिस के हिसाब से। अब एक फैक्टर आता है जो बातचीत में एक बर्न के बाद सबसे पहला सवाल उठता है कि कितने परसेंटेज बर्न था। ये टिश्यू बॉडी सरफेस एरिया, ये क्या होता है और कैसा बर्न का हम परसेंटेज या कैटेगराइजेशन करते हैं? जो हमारा शरीर है उसको हम 100% मानते हैं, और परसेंटेज वाइज हम उसको सिंपल कैलकुलेट करें तो हमारा एक पाम या हथेली ये 1% होती है। और रूल ऑफ 9 हम पहले फॉलो करते थे, जिसमें हमारे शरीर को डिवाइड कर दिया जाता था और एक एक हिस्से को 9% के हिसाब से। लेकिन अब वो ऑब्सोलीट हो गया है। आजकल चार्ट्स आ गए हैं जिनको हम लोग ब्राउडर्स चार्ट्स बोलते हैं। उसके हिसाब से हम एरिया को मार्क करते हैं मैपिंग की तरह,
और फिर कैलकुलेट करते हैं कि पेशेंट का 20% या 30% या 40% एरिया जल गया है। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम यंग पेशेंट की इंजरीज की बात करें तो अप टू 30% बर्न्स बहुत सीरियस नहीं होते, लेकिन एनीथिंग अबाउ 30% इज लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ये एक जनरलाइजेशन है, ज़रूरी नहीं है कि 30% से कम जला हुआ लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। अगर कोई बच्चा है, अगर कोई बुजुर्ग है, तो उसके लिए इवन 10-15% बर्न भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। बर्न में सबसे सेंसिटिव शरीर के कौन से भाग होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज या रेशो आता है? जो हमारा हेड एंड नेक होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो इंक्रिमिनेटिंग एजेंट होता है, जैसे फ्लेम बर्न हुआ, तो उसमें चेहरे पे जो बर्न होता है वो साथ साथ में इंटरनलाइज भी हो जाता है, अंदर की तरफ भी चला जाता है। सो उसमें साथ में रेस्पिरेटरी बर्न इंजरी भी हो जाती है जो बहुत डेंजरस होती है। उसमें हमारे फेफड़े जल जाते हैं, उसमें हमारा जो एयरवे ट्रैक्ट होता है वो भी जल जाता है। सो सबसे सेंसिटिव एरिया एयरवे होता है या हमारा चेहरा होता है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि छाती जल गई थी इसकी वजह से लंग्स में इंजरी, ऐसा नहीं है। छाती जलने से लंग में इंजरी नहीं होती, चेहरा जलने से लंग में इंजरी हो जाती है। सो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वो एरिया जलने से या पेट के ऊपर जलने से गुर्दे खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक्सटेंसिव बर्न इंजरी में गुर्दे खराब हो सकते हैं, शरीर का हिस्सा इंपॉर्टेंट नहीं होता एक्सेप्ट फेस, चेहरा बहुत ज़रूरी होता है। जो दूसरा रिस्क फैक्टर होता है, हमारे जननांग जो होते हैं नीचे के हिस्से में, वो डेंजरस हैं अगर वो जल गया तो, क्योंकि वहाँ पे कंटेमिनेशन और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है। पेशाब के आसपास का एरिया, लैट्रिन के आसपास का एरिया अगर जल जाए तो वो डेंजरस हो जाता है। सो ये दो एरियाज क्रिटिकल होते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 बर्न इंजुरीज ये किस प्रकार की होती हैं? ये थिकनेस के हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं कि सुपरफिशियल बर्न मतलब हमारे चमड़ी के जो दो हिस्से होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो अगर वो एपिडर्मिस का हिस्सा जला है और बहुत थोड़ा सा डर्मिस का हिस्सा जला है तो हम उसको सुपरफिशियल बर्न कहते हैं। और अगर एपिडर्मिस और डर्मिस का काफ़ी बड़ा हिस्सा जल गया तो हम उसको डीप पार्शियल, और अगर पूरा एपिडर्मिस और डर्मिस मतलब चमड़ी पूरी गहराई में जल जाए तो उसको हम लोग 3rd डिग्री बर्न बोलते हैं। डिग्री ऑफ बर्न होता है, ग्रेड नहीं होता। सो डिग्री में हम डिवाइड करते हैं, और कई बार हम ऐसा देखते हैं कि चमड़ी के नीचे के हिस्से भी जल जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजरी, तो उसको हम लोग ग्रेड 4th डिग्री बर्न बोलते हैं। सो 4th डिग्री बर्न में हमारी मांसपेशियां, हड्डी तक का हिस्सा जल जाता है, तो उसको हम लोग अक्सर इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी में पाते हैं, और यही लाइफ थ्रेटनिंग उसमें आती हैं। अब हम देखें तो सबसे पहले इसमें बोला जाता है क्रिटिकल 1 आवर। ये क्रिटिकल 1 आवर क्या होता है बर्न में? किसी भी इंजरी के लिए जो पहला घंटा होता है वो हमेशा गोल्डन पीरियड बोला जाता है। अगर उस समय उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट सही मिले तो उन पेशेंट्स को बचने के चांसेस, उस पार्ट को बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो क्रिटिकल आवर होता है, अगर बहुत एक्सटेंसिव बर्न इंजरी है और साथ में चेहरा जला है तो बर्न पेशेंट्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार बहुत तेज़ी से चेहरे में सूजन आती है और जो हमारा एयरवे है या जो सांस लेने का रास्ता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, और पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंचने की स्थिति में भी नहीं होता कई बार। लेकिन अक्सर ऐसा इंजरीज बहुत कम होती हैं। सो हमारे पास गोल्डन आवर से ज़्यादा हम ये कहते हैं कि गोल्डन क्वार्टर होता है, 6 घंटे का पीरियड, जिसमें अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है और प्रॉपर बर्न यूनिट में या बर्न सेंटर में उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो सैल्वेज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और जो क्रिटिकल पार्ट होता है वो होता है हाइड्रेशन, क्योंकि इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, हमको इमीडिएटली फ्लूइड देने पड़ते हैं। एक पर्टिकुलर फार्मूले को फॉलो करते हुए हम लोग फ्लूइड्स देते हैं, और ये सारी चीज़ें एक ट्रेन प्रोग्राम के अंतर्गत ही ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाती हैं। सो बर्न सेंटर्स आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। प्रॉब्लम हमारी ये है कि बर्न केयर यूनिट्स और बर्न बेड्स का हमारे यहाँ बहुत कमी है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत होती है, और जितनी बड़ी टीम की ज़रूरत होती है उतना ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो जाता है। अक्सर बर्न इंजरीज़ गरीब घरों में होती हैं और उनका ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, सो वो कॉम्बिनेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इलाज को हम 2 भागों में चर्चा करना चाहेंगे। पहला कि सपोज घर में है या फैक्ट्री में है या क्रैकर्स के साथ में अगर बर्न इंजरी होती है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे कॉमनली जो इंजरीज होती हैं, अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजरीज को हटा दें तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है कि जो चीज़ गर्म है उसको ठंडा कीजिए। ठंडा करने का एक ही तरीका है, उसके ऊपर पानी डालिए। पानी कौन सा? जो सबसे पहले उपलब्ध हो वो पानी हो, सादा पीने का पानी या नल का पानी। सो पोर वाटर ऑन बर्न्स, ये हमारा स्लोगन होता है।
कभी भी कोई इंजरी होती है तो आपको सादा पानी उसके ऊपर डालना है ताकि जो गर्म चीज़ है वो ठंडी हो जाए और फर्दर डैमेज को रोक ले। कई लोग उसमें कहते हैं कि बर्फ़ का पानी डालना है, ये सब नहीं करना है। आपको सादा पानी, जो बहता पानी है आपके घर में, जो स्टोर्ड वाटर है, आपको उसको यूज़ करना है और आपको उस चीज़ को ठंडा करना है। इलेक्ट्रिकल इंजरी में ऑब्वियसली हमको ये बताते हैं कि अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो जो बचाने जाएगा उसको भी इंजरी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिकल बर्न में वो सब नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिकल बर्न में कई अक्सर ये भी होता है कि बहुत एक्सटेंट ऑफ इंजरी ज़्यादा नहीं होती, आपके शरीर का कोई पार्ट ही जलता है, तो आपको उसको किसी भी नॉन कंडक्टिंग चीज़ से उस व्यक्ति को दूर करना है। लकड़ी हो सकती है, इस तरह का कोई भी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस से इस्तेमाल करके उनको दूर करें। और फिर उसके बाद जो उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट है कि उस हिस्से को ठंडा होने के लिए फिर आप ठंडा पानी डालिए, सादा पानी डालिए, एक साफ कपड़े में उसको लपेटिए और उसके बाद पेशेंट को आप मुंह से पानी दे सकते हैं, शिकंजी दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन दे सकते हैं और फिर निकट के अस्पताल में ले जाएं। किसी भी तरह की कोई लोकल ट्रीटमेंट, मलम या ये सब लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इन्फेक्शन को प्रमोट करती है और आगे का ट्रीटमेंट जो है वो जो भी सर्जिकल स्पेशलिस्ट उस हॉस्पिटल में रहेगा वो आगे का ट्रीटमेंट करेगा। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो भी उपलब्ध पानी हो, बर्फ़ की ज़रूरत नहीं है। और आपने कहा कि पानी अगर नल का पानी हो तो सबसे बेहतर है, और मटके का पानी या स्टोर पानी हो तो उसको धार बना के उसके ऊपर डालते जाएं, ये सबसे अच्छा इलाज है। और उसी समय कोई भी मल्लम न लगाएं, पहले अगर ज़्यादा बर्न है तो नियर की बर्न यूनिट पे या सर्जिकल स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाएं। ये तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हुआ, जिसमें कि फर्स्ट क्वार्टर को हमने डील कर लिया, फर्स्ट आवर को डील कर लिया। अब आपने कहा पहले 6 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन 6 घंटे में बॉडी का वाटर लॉस होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं, किडनी पे और लंग्स पे इफेक्ट आता है, ऐसा अभी आपने बताया। तो उन पहले 6 घंटे में हमें किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए? किसी भी एक्सटेंसिव इंजरी में प्रोटोकॉल सेम होता है, ABC, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। सो सबसे पहले आपको एयरवे सिक्योर करना है, पेशेंट बराबर सांस ले रहा है या नहीं। ब्रीदिंग मतलब अंदर की तरफ फेफड़े पूरे फूल रहे हैं या नहीं। और तीसरा उसका सर्कुलेशन। सो आपने एयरवे और ब्रीदिंग को एक बार मैनेज कर लिया, उसके बाद आपको सर्कुलेशन के ऊपर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसमें सीवियर फ्लूइड लॉसेस होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट होता है। सो इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके हिसाब से हम फ्लूइड्स मैनेज करते हैं। जो इसका आइडियल फ्लूइड होता है वो रिंगर्स लैक्टेट करके एक सॉल्यूशन होता है, उसको आपको पेशेंट के वजन, एक्सटेंट ऑफ बर्न और परसेंटेज बर्न और डेप्थ ऑफ बर्न, इन सबको कैलकुलेट करते हुए फ्लूइड देते हैं। वो अगर आपने शुरुआत में नहीं किया तो किडनी इंजरी हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज करना, फ्लूइड को मैनेज करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है शुरुआत के 6 घंटों में। मैंने अक्सर ये देखा है कि पेशेंट को खाली पेट कर दिया जाता है। बहुत सारे सेंटर्स में मैंने ये पाया है कि पेशेंट को सबसे पहले बोल देते हैं अब आपको मुंह से कुछ नहीं लेना। ये सही नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ इंजरी है, सपोज 60-70%, 75% के ऊपर बर्न है, तो ऐसी स्थिति में आंतों की चालों में असर आता है। अदरवाइज 40-50-60% तक इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। तो हम पेशेंट को मुंह से पानी, लिक्विड्स और सॉफ्ट डाइट दे सकते हैं। पेशेंट को भूखा रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। सो ये एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की जो मुझे लगा कि बतानी चाहिए कि आपको पेशेंट को खाली पेट नहीं करना है शुरुआत से। केमिकल बर्न या क्रैकर बर्न भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रहता है क्या? बिल्कुल सिमिलर। क्रैकर बर्न में भी गहराई ज़्यादा होती है और एसिड बर्न, एल्कली बर्न में भी गहराई ज़्यादा होती है, डेप्थ ऑफ बर्न ज़्यादा होता है। लेकिन अक्सर ये छोटे एरियाज में होते हैं, लोको रीजनल होते हैं। सपोज हाथ जलेगा या फिर सिर्फ पैर का हिस्सा जलेगा। बहुत एक्सटेंसिव इंजरीज केमिकल्स में नहीं होती। इंडस्ट्रियल बर्न में कभी कभी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें बहुत बड़े एरिया में एसिड गिर जाता है, या अक्सर ऐसा कम होता है। सो उसका भी क्राइटेरिया यही होता है कि अगर डेप्थ ऑफ बर्न ज़्यादा है और परसेंटेज ऑफ बर्न कम है, तो आजकल जो नई टेक्निक्स हैं उनमें हम लोग अर्ली एक्सीजन्स करते हैं। पेशेंट को 3rd या 4th डे जब वो स्टेबलाइज हो जाता है तो हम वो गहरे जो जले हुए हिस्से हैं, जो चमड़ी है, जो चमड़े में तब्दील हो गई है, उसको हम निकाल देते हैं और उसी समय स्किन ग्राफ्ट कर देते हैं। तो पहले 14-15 दिनों में ही पेशेंट के सारे वुंड्स हील हो जाते हैं और हम पेशेंट को घर भेज सकते हैं। सो ये रिवोल्यूशनाइजिंग ट्रीटमेंट पिछले 15-20 सालों में सडनली बहुत पॉपुलर हुआ है। इसको हम लोग अर्ली एक्सीजन एंड ग्राफ्टिंग कहते हैं। अपन ने मेडिकल पार्ट की पूरी चर्चा कर ली। एक मिथ है, या जैसा भी आपने कहा कि घर में हर आदमी को बोला जाता है कि सिल्वर सल्फर डाइजिन रखें और अगर बर्न होता है, छोटा मोटा बर्न होता है तो इमीडिएट अप्लाई कर लें। क्या ये सही चीज़ है? सिल्वर सल्फर डाइजिन एक रिजर्व ड्रग है।
इसको हम जनरल मेडिकेशन का पार्ट नहीं बना सकते। ये एक गेम चेंजर है। सिल्वर सल्फाडाइजिन जब से आया है, एक्सटेंसिव बर्न इंजरीज के लिए ये एक बून है, लेकिन इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। सिल्वर सल्फाडाइजिन बर्न सेंटर्स में या एक्सटेंसिव बर्न इंजरीज में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा चेहरा है तो वहाँ पे भी सिल्वर सल्फाडाइजिन को हम प्रमोट नहीं करते, क्योंकि वो आंखों में जा सकता है, नुकसान कर सकता है। इसी तरह से छोटे छोटे बर्न्स के लिए हमारे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कोलॉइडल सिल्वर सॉल्यूशंस उतने ही अच्छे होते हैं। छोटे एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स के पैकेट्स आते हैं, वो भी उतने ही इफेक्टिव होते हैं। सिल्वर सल्फाडाइजिन शुड बी यूज्ड एज ए रिजर्व ड्रग। एक्सटेंसिव बर्न इंजुरीज में फैंटास्टिक रिजल्ट्स हैं, और सिल्वर सल्फाडाइजिन के साथ कोलेजन की भी क्रीम्स अब अवेलेबल हैं। दोनों के एडवांटेजेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेहतर होता है कि लोकल ट्रीटमेंट करके इमीडिएट अपन स्पेशलिस्ट से मिल लें और उनको डिसाइड करने दें कि कितने बर्न में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अब हम चलते हैं सर्जिकल पार्ट में, जो कि आपकी विशेषता है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अति विशेष ट्रीटमेंट जो नए ट्रीटमेंट आ गए हैं वो क्या होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम किसी बर्न वूंड को ट्रीट करते हैं, तो मैंने अक्सर ये देखा है, बहुत से लोग इस पे डिबेट करते हैं कि इसको खुला छोड़ना है या बंद करना है। सो इसमें कोई डिबेट नहीं है। सारे बर्न वूंड्स को क्लोज किया जाता है, उनकी क्लोज ड्रेसिंग की जाती है, अच्छी क्वालिटी की ड्रेसिंग की जाती है। चेहरे को कभी कभी हम खुला छोड़ सकते हैं, और जो पेशाब और लैट्रिन के हिस्से होते हैं उनको हम कई बार ओपन छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ ड्रेसिंग्स करना मुश्किल होता है। अदरवाइज सारे एरियाज को हमको कवर करना है ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले, सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचें। जो डिस्चार्ज आ रहा है उसमें मक्खियाँ, मच्छर वगैरह जो परेशान कर सकते हैं, उनसे हम बचे रहें। और जो एक्सटेंट है उसमें जो मेसीनेस हो जाती है, पेशेंट डिस्कम्फर्ट के साथ जो झेलता है, दर्द होता है बहुत, वो सब ड्रेसिंग से कम हो जाता है। सो अच्छी ड्रेसिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर हम बर्न वूंड्स को 3 तरह से सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो घाव पहले 15 से 20 दिन में भर जाते हैं वो सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं। जो 1 महीने में भरते हैं वो डीप पार्शियल बर्न्स होते हैं, और जो 1 महीने बाद भी घाव नहीं भरे वो 3rd डिग्री डीप हैं। उनको या तो स्किन ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी या फ्लैप की ज़रूरत पड़ेगी। सो सिंप्लीफाई करके फिर से रिपीट करूं, पहले 15 दिन में सतही घाव भर जाते हैं, 1 महीने में डीप पार्शियल बर्न भर जाते हैं। जो पहले 1 महीने की ड्रेसिंग्स के बाद भी घाव न भरे उनको स्किन ग्राफ्ट करने में ही भलाई होती है, अदरवाइज बर्न डिफॉर्मिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब इसमें आगे के विशेष इलाजों में जैसे आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है, स्टेम सेल थेरेपी, उसके बाद 3D प्रिंटेड स्किन ग्राफ्ट, रूटीन स्किन ग्राफ्ट, कॉन्ट्रैक्चर रिलीज, तो ये सब जो कॉम्प्लिकेटेड बर्न्स होते हैं, या फिर इनमें अर्ली भी हम इन चीज़ों से इंटरवीन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पर डेप्थ ऑफ बर्न ज़्यादा है, जैसे किसी को 10-15% जला है और वो गहरा जला है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग पहले हफ्ते के अंदर अर्ली एक्सिजन एंड ग्राफ्टिंग करते हैं। स्किन ग्राफ्ट अक्सर स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट ही होते हैं, फुल थिकनेस ग्राफ्ट्स का बर्न इंजरी में कोई रोल नहीं है। कभी कभी बोन एक्सपोज हो जाती है या फिर किसी तरह का कोई जॉइंट एक्सपोज हो जाता है, तो वहाँ पे हमको फ्लैप करना पड़ता है। फ्लैप में चमड़ी और उसके नीचे का मांस साथ में ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स आजकल आ गई हैं, जैसे कि इंटीग्रा, मैट्रीडर्म, ये सब स्किन के सब्स्टिट्यूट्स हैं। ये स्किन के नीचे के टिश्यू को रिप्लेस करते हैं, लेकिन स्किन के ऊपर का जो एपिथेलियम है उसको रिप्लेस करने की ताकत इनमें नहीं होती। सो इनको हम बहुत जुडिशियसली यूज़ करते हैं। ये बहुत महंगे होते हैं, और इनका इस्तेमाल उन जगहों पे हम ज़्यादा करते हैं जहाँ पे नीचे कोई बहुत सेंसिटिव चीज़ हो, जैसे कोई बोन हो, जॉइंट हो, ये एक्सपोज पड़ा हुआ हो और हमको फ्लैप करने की सहूलियत ना हो, पेशेंट की कंडीशन ऐसी ना हो, तो हम उसके ऊपर मैट्रीडर्म या इंटीग्रा इस्तेमाल करके उसको कवर कर देते हैं टेम्परेरीली, और फिर इवेंचुअली या तो फ्लैप या फिर स्किन ग्राफ्ट करते हैं। सो ये सब डिसीजंस प्लास्टिक सर्जन्स जुडिशियसली अपने हिसाब से विवेक से लेते हैं। उस स्टेज में पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट के जान को खतरा है, कोई हिस्से को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है या जान को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। जहाँ तक अलग टाइप के स्किन ग्राफ्ट की बात हो, तो आजकल हम लोग टिश्यू एक्सपैंडर्स को भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का पार्ट होती हैं, जो जलने से ठीक होने के 6 महीने के बाद हम यूज़ करते हैं। स्टेम सेल थेरेपी ये नई चीज़ आई है। स्टेम सेल थेरेपी में सबसे कॉमनली अवेलेबल जो होता है वो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा।
अब उनमें आजकल बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह अवेलेबल हैं। एक्सटेंसिव बर्न इंजरी में हम लोग ह्यूमन अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सेल को यूज़ करते हैं। अब उसमें ऐसे कॉर्ड ब्लड सेल की बैंक्स होती हैं जिनमें हम जो मदर से बच्चे को जा रहा जो ब्लड होता है उस ब्लड को हम विड्रॉ कर लेते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं एक तरीके से, उसको हम HUCBs बोलते हैं। हमारे यहाँ भी वो बहुत पॉपुलराइज नहीं हुई है, उसके ऊपर स्टडीज़ चल रही हैं, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी हांगकांग में भी इसके ऊपर काफ़ी वर्क हुआ है, लेकिन कंक्लूसिवली प्रूव नहीं हो पाया कि इससे हमको कोई बहुत एडवांटेज होते हैं। लेकिन अगर किसी एरिया में कोई बर्न इंजरी है जो ट्रीट नहीं हो रही है, छोटा एरिया है, तो उन एरियाज़ में हम पेशेंट के ही ब्लड से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बना के उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू हेज़न दी वुंड हीलिंग। इसके अलावा उसका कोई बहुत रिवोल्यूशनाइजिंग एक्शन अभी नहीं है। अपन स्किन ग्राफ्ट तो प्रेफर करते हैं, ह्यूमन स्किन ग्राफ्ट मिल जाए तो। अगर वो नहीं है तो 3D प्रिंटेड स्किन, ये क्या चीज़ होती है और ये कब उपयोग की जाती है? उसको एलोग्राफ्ट बोलते हैं। एलोग्राफ्ट में हम लोग इंसान का चमड़ी की बजाय जिनोग्राफ्ट लेते हैं। अब वो पोर्साइन जिनोग्राफ्ट हो सकता है, मतलब पिग स्किन हो सकती है, बोवाइन जिनोग्राफ्ट हो सकता है, काउ स्किन हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ दोनों सिचुएशंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं कर पाते। हमारे यहाँ पे रिलेटेड होमोग्राफ्ट्स भी हम लोग लेते हैं। जैसे किसी बच्चे को बहुत एक्सटेंसिव बर्न इंजरी हो जाए तो मदर या फादर अपनी स्किन दे देते हैं, उसको हम लोग लाइव रिलेटेड होमोग्राफ्ट्स बोलते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, बच्चे को एक टेम्पररी कवर मिल जाता है महीने भर का, उसमें बच्चे का न्यूट्रिशनल जो रीग्रोथ होती है वो हो जाती है, और फिर उसके बाद बच्चे को इवेंचुअली अपना ही स्किन चढ़ाना पड़ता है, किसी और का स्किन यूज़ नहीं हो पाता परमानेंटली। सो लाइव रिलेटेड होमोग्राफ्ट्स, और आजकल स्किन बैंक्स आ गए हैं, तो स्किन बैंक्स में हम जो डेथ्स होती हैं उनमें जो नॉन इन्फेक्टेड डेथ्स होती हैं उनकी स्किन हम 6 घंटे के अंदर, जिस तरह से हम कॉर्निया लेते हैं आंखों का, उसी तरह से स्किन ले लेते हैं जांघों की, और उस स्किन को हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं 6 महीने के लिए। उन स्किन को हम यूज़ करते हैं फॉर टेम्पररी कवर। वो कवर जो है वो 20-25 दिन 1 महीने तक यूज़ होता है, उसके बाद वो स्किन हट जाती है और फिर इवेंचुअली यू एंड अप डूइंग ऑटोग्राफ्ट्स, मतलब आपके जो पेशेंट है उसी की स्किन फाइनली काम आती है। इलाज में बच्चों का और वरिष्ठ जनों का, इसमें और रूटीन एडल्ट्स के ट्रीटमेंट में, रूटीन एडल्ट के ट्रीटमेंट आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बच्चों में अप्रोच क्या होनी चाहिए, या वरिष्ठ जन हो तो उसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए इलाज में? बच्चों को कई बार ऐसा मान लेते हैं कि दे आर स्मॉल एडल्ट्स, तो ऐसा नहीं है। बच्चे बिल्कुल अलग एंटिटी होते हैं, उनकी हीलिंग पावर अलग होती है, और एडल्ट्स की हीलिंग पावर अलग होती है, और जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी हीलिंग पावर अलग होती है। बच्चे बिगड़ते भी जल्दी हैं और सुधरते भी जल्दी हैं। यंग पेशेंट्स में दोनों चीज़ें अपनी अच्छी मात्रा में होती हैं, उनकी रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है और उनकी हीलिंग पावर भी अच्छी होती है। लेकिन ओल्ड एज में दोनों चीज़ें गड़बड़ होती हैं, उनकी हीलिंग पावर भी स्लो होती है और इम्यूनिटी भी डाउन होती है। सो ओल्ड एज बर्न्स आर डेंजरस, डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्रॉब्लमेटिक होते हैं। बच्चों में ये होता है कि अगर क्रिटिकल केयर उनको अच्छी मिले, पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट का सपोर्ट मिले और प्लास्टिक सर्जन जिसको पीडियाट्रिक बर्न का अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो ऐसे बच्चे बहुत अच्छे से रिकवर करते हैं, बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, और उनको किसी तरह का कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं आता बाद में। वरिष्ठ जनों में डायबिटीज़, हाइपरटेंसिव, थायराइड, ये भी बीमारियां साथ साथ जुड़ी रहती हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती होंगी उस इलाज में? बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम करती हैं, और आजकल जिस तरह से उनका इंसिडेंस बढ़ रहा है बहुत परेशानी होती है। और जो अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें तो बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं। उनकी किडनी वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है, उनके बाकी इम्यूनिटी भी सब कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। ऐसे पेशेंट्स को बचाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये सब कंट्रीब्यूटिंग नेगेटिव प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं और इनके साथ चलना पड़ता है। हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का तो ऑलमोस्ट एक एपिडेमिक आया हुआ है इस समय। डॉक्टर साहब, इतने साल से आप इलाज कर रहे हैं, ये तो अपन ने देख लिया फिजिकल ट्रीटमेंट, बातचीत करके उसको संभाल लेना, थोड़ा सा बूस्टअप कर देना, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन जो होता है, मेंटल ब्रेकडाउन होता है बर्न नाम सुन के, उसको कैसे आप कूप अप करते हैं, और रिहेबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी क्या एडवाइस करते हैं, इनका क्या रोल रहता है इन दो चीज़ों का? जी, बर्न केयर एक बहुत एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट होता है। इसमें प्लास्टिक सर्जन, मेडिकल इंटेंसिविस्ट, पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फिजियोथेरेपिस्ट, और मतलब एक बड़ी टीम लगती है। अगर पेशेंट को कुछ नेफ्रोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया तो नेफ्रोलॉजिस्ट, कुछ कार्डियक इशू हो गया तो कार्डियोलॉजिस्ट। सो बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती है।
साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यंग पेशेंट्स में बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन, सेल्फ इमेज के साथ होने वाला उनकी परेशानियां, इनमें से उनको बाहर निकालने के लिए कई बार हमको साइकेट्रिस्ट के बहुत एक्टिव इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट शुरू करने पड़ते हैं ताकि वो थोड़े से बेटर मेंटल स्टेट में आ सकें, क्योंकि अगर उनका मेंटल स्टेट ठीक नहीं रहेगा तो वो ऑपरेशन को भी उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बाद की फिजियोथेरेपी ठीक से नहीं करते, और उसके बाद वो प्रॉपरली रिहेबिलिटेट भी नहीं हो पाते। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, साइकेट्रिक काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हम सबका इस्तेमाल करते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत रहती है। साइकेट्रिस्ट बहुत शुरू से जुड़ जाते हैं हमारे साथ, क्योंकि तीसरे चौथे दिन ही पेशेंट को नेगेटिव थॉट प्रोसेस शुरू हो जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण छोटा सा सवाल है, आप प्लास्टिक सर्जन हैं, साथ में कॉस्मेटिक सर्जरी भी करते हैं, और कॉस्मेटिकली जो बर्न के बाद निशान पड़ते हैं, स्कार पड़ते हैं, उसको कैसे मिटाया जा सकता है? सारी प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक्स का जो ओरिजिन है वो बर्न इंजरी के ट्रीटमेंट से ही है। सो हम लोग रीसर्फेसिंग प्रोसीजर्स, लेज़र्स, बर्न विटलिगो पैचेस के करेक्टिव सर्जरीज, उनमें हम सारी प्लास्टिक सर्जरी की जितनी टेक्निक्स हैं सब यूज़ करते हैं, जिनमें हम ग्राफ्ट्स करते हैं, फ्लैप्स करते हैं, टिश्यू एक्सपैंडर्स यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल स्किन्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। बस यही होता है कि हमको मल्टीपल स्टेजेस में प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, एक बार में वो सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता। पहले जान बचाइए, फिर शरीर के हिस्सों को बचाइए, फिर पेशेंट को रिहेबिलिटेट करिए, फिर आखिरी में कॉस्मेटिक करेक्शन करिए। छोटे मोटे बर्न पे बोला जाता है कि काला सा निशान पड़ जाता है, तो वह ट्रीटमेंट से नॉर्मल स्किन का कलर आ सकता है क्या वापस? बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉर्मलाइज नहीं हो सकता, लेकिन हम उन हाइपर पिगमेंटेड पैचेस को करेक्ट कर सकते हैं सिग्निफिकेंटली, और बहुत बार हाइपरट्रॉफिक स्कार्स को करेक्ट किया जाता है। इन ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में हमको मेडिसिन से ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। एक्सपोजर टू सन बचाना होता है, उससे हाइपर पिगमेंटेशन कम हो जाता है। कॉम्प्रेशन गारमेंट्स पहनने होते हैं जिससे हाइपरट्रॉफिक स्कार करेक्ट हो जाते हैं। मसाज करना होता है, स्प्लिंट्स पहनने होते हैं ताकि हमारे जोड़ों में डिफॉर्मिटीज़ ना हो, कॉन्ट्रैक्चर्स ना हो। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। ये लंबा प्रक्रिया होती है, ऑलमोस्ट साल, 1.5 साल, 2 साल चलती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स आर करेक्टेबल एंड ट्रीटेबल। अंत में मैं डॉक्टर आनंद काले आपसे यही चाहूँगा कि हमारे DNN के दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बर्न से बचने के लिए, अगर होता है तो कैसे उससे निकल सकें और कैसे रिहेबिलिटेट कर सकें? बर्न इंजरीज का इंसिडेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो गया है। उसका रीज़न ये है कि आजकल घासलेट या केरोसिन बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि उससे बहुत इंजरीज होती थी। लेकिन फिर भी आज भी बर्न इंसिडेंट्स बहुत होते हैं, और उनसे बचने का एक ही तरीका है कि आग से डरिए, इन चीज़ों को हल्के में न लें। तो आग और पानी ये दोनों बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे कभी कभी ऐसी इंजरीज हो जाती हैं जिनसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अक्सर ये जलने वाले जो होते हैं वो यंग पॉपुलेशन होती है। सो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी ऐसा हादसा हो भी जाता है तो उसमें साइंटिफिक ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। ये लोकल क्वैक ट्रीटमेंट से कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं होता। सो बिलीव ऑन दी मॉडर्न साइंस, उनके जो स्पेशलिस्ट हैं उनके ऊपर भरोसा रखिए और उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। धन्यवाद डॉक्टर आनंद काले, आपने DNN के दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। बर्न अगर होता है तो पहला घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है और पहले 6 घंटे उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पानी में अपना हाथ रखिए, पैर रखिए, जो भी हिस्सा जलता है उस पर बहता हुआ पानी डालें, और उसके बाद इमीडिएटली नियर बाय हॉस्पिटल में सर्जिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और अगर बर्न यूनिट है तो बर्न यूनिट में स्पेशलिस्ट के पास में कंसल्ट कर लें, क्योंकि पहले 6 घंटे आपकी जान को बचा सकते हैं। सेहतनामा रखता है आपकी सेहत का विशेष ख्याल, इसलिए हमेशा देखते रहिए डॉक्टर शैलेश लुनावत के साथ में DNN पर सेहतनामा। धन्यवाद।